Hello friends, my name is Praveen Anchal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy, and today we will discuss about the third part of Economics Lesson 1, that is Development Class 10th. सो फ्रेंड्स, इस थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट के अंदर में कौन कौन सी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग समझेंगे कि दो या दो से अधिक नेशंस को कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। तो जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, है ना। तो नेशनल इनकम को हम लोग टोटल इनकम भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी किसी कंट्री में लोग रहते हैं, अगर उन सभी की इनकम को जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम या फिर टोटल इनकम, है ना। तो इस पर्टिकुलर मेथड से भी हम लोग दो कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं। बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट मेथड है, लेकिन इसमें कुछ लूप होल्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे कि इसमें सिर्फ हम लोग इनकम को ही सिर्फ काउंट कर रहे हैं, इसमें हम लोग पॉपुलेशन को बिल्कुल भी काउंट नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए दो कंट्री है, एक कंट्री का जो इनकम है वो 100 रुपये है, लेकिन वहाँ 20 लोग रहते हैं, है ना। और जो दूसरी कंट्री है वो 90 रुपये ही कमाती है, लेकिन वहाँ सिर्फ 5 लोग रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कंट्री नंबर 1 का देखें और कंट्री नंबर 2 को कंपेयर करें तो आप आराम से बोलेंगे कि नेशनल इनकम के कंपैरिजन में, चूँकि नेशनल इनकम कंट्री ए का 100 रुपये है और नेशनल इनकम कंट्री बी का 90 रुपये है, तो अगर आप नेशनल इनकम के बेसिस पर जाएंगे तो किसको ज़्यादा डेवलप मानेंगे, कंट्री ए को। लेकिन अगर आप उनके पॉपुलेशन को देखें कि यहाँ पर 20 लोग रहते हैं और यहाँ पर सिर्फ 5 लोग, तो अगर इन 20 लोगों का एवरेज इनकम निकालेंगे तो अगर आप 100 में से 20 को डिवाइड करेंगे तो हर बंदा ऑन एन एवरेज सिर्फ 5 रुपये ही कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ अब देखें कंट्री बी में, तो यहाँ पर चूँकि मैंने बताया कि सिर्फ 5 लोग रहते हैं और टोटल 90 रुपये कमाते हैं, तो यहाँ का आप ऑन एन एवरेज देखें पर पर्सन, 90 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, पर पर्सन 18 रुपये कमाते हैं। तो अगर आप पॉपुलेशन को भी कंसीडर करें तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा चेंज होने का चांसेस होता है। इसलिए ये बहुत बड़ा लूप होल है नेशनल इनकम का कि वो सिर्फ इनकम को कैलकुलेट करता है, पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करता। तो इसी लूप होल को ओवरकम करने के लिए हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। और ये जो पर कैपिटा इनकम है इसी को हम लोग एवरेज इनकम भी बोलते हैं। तो ये जो पर कैपिटा इनकम है ना, इसका यूज़ वर्ल्ड बैंक करती है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ, आप देख सकते हैं। इसका यूज़ जो है वर्ल्ड बैंक करती है दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए, उनके डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। और इसका बहुत ही सिंपल जो है वो डेफिनेशन होता है, बोर्ड में आप देख सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम इज़ इक्वल टू टोटल इनकम, जिसको हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं। अगर आप उसको डिवाइड करें टोटल पॉपुलेशन से तो आपका पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। ये जो पर कैपिटा इनकम होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन यहाँ भी कुछ लूप होल्स होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसको हम लोग समझेंगे। और इस पर कैपिटा इनकम के बारे में और इसके लिमिटेशंस के बारे में डायरेक्टली बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। आई होप पर कैपिटा इनकम आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए इसके लिमिटेशंस के बारे में भी समझते हैं। तो इसका लिमिटेशन है क्या? इसका लिमिटेशन ये है कि इसमें हमें एवरेज इनकम तो पता चल जाती है कि किसी कंट्री में एवरेज इनकम क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि एग्जैक्ट इनकम किसी इंडिविजुअल का क्या है। तो इसको हम लोग समझने के लिए दो एग्जांपल को देखते हैं। तो जो पहला एग्जांपल देखिए कंट्री ए है और दूसरा एग्जांपल हम लोग कंट्री बी में देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो केस स्टडी देखिए इसमें, तो मान लीजिए कंट्री ए है जहाँ पर टोटल 5 लोग रहते हैं, है ना। तो जिसमें से पहला पर्सन 5 रुपये कमा रहा है, दूसरा पर्सन की अर्निंग 5 रुपीज़ है, तीसरे पर्सन की अर्निंग 5 रुपीज़, चौथे पर्सन की अर्निंग 5 रुपीज़ और पाँचवें पर्सन की अर्निंग 30 रुपीज़ है। समझ रहे हैं कितना डिफरेंस है। और अगर आप ये पर कैपिटा इनकम के फॉर्मूले में ये सभी डेटा को फीड करेंगे तो भाई टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 5 + 5 + 5 + 5 + 30 इज इक्वल टू 50, है ना। टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो 1 2 3 4 5, सो टोटल पॉपुलेशन इज़ 5, सो 50 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 10। तो 10 क्या हो जाएगा, इस कंट्री ए का पर कैपिटा इनकम हो जाएगा। पर कैपिटा इनकम मतलब कि एवरेज इनकम, है ना। तो मतलब यहाँ का हर बंदा ऑन एन एवरेज
10 रुपीज़ कमा रहा है। लेकिन रियलिटी में आप देखिए कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो बहुत कम पैसा अर्न कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनकम डिस्पैरिटी है, इनकम गैप है, वो बहुत ही ज़्यादा है। एक बंदा बहुत ज़्यादा कमा रहा है और बाकी पर्सन लोग बहुत ही कम उनकी अर्निंग है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज इनकम डिस्पैरिटी। वहीं आप कंट्री बी में देखिए, तो कंट्री बी में भी जो टोटल लोग हैं 1 2 3 4 5 5 पीपल आर लिविंग हियर। तो इनकी जो इनकम का आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो जो पहला पर्सन है वो 10 रुपीज़ कमा रहा है, दूसरा पर्सन 9 रुपीज़ कमा रहा है, तीसरा पर्सन 11, चौथा पर्सन 12 और पाँचवा पर्सन 8। अगर आप सभी को जोड़ें है ना, तो टोटल इनकम क्या आ जाएगा यहाँ पर 50 रुपीज़। और इनका टोटल पॉपुलेशन भी कितना है 5, तो 50 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ भी जो पर कैपिटा इनकम है वो 10 रुपीज़ है और यहाँ भी जो पर कैपिटा इनकम है वो 10 रुपीज़ है। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है या सबसे बड़ा लूप होल ये है कि इसमें हमें इनकम डिस्पैरिटी का पता नहीं चल पाता। हमें ये नहीं पता चल पाता कि किस कंट्री में जो है वो इनकम डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है और किस कंट्री में बहुत कम है, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट है वो तो सेम है ना। तो इसलिए ये जो बहुत बड़ा लिमिटेशन है। अगर मैं आपको ऑफर दूँ कि कंट्री ए और कंट्री बी में से कौन से कंट्री में आप रहना पसंद करोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैक्सिमम ऑफ यू विल सेलेक्ट कंट्री बी, क्योंकि यहाँ पर जो इनकम है वो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा इनकम है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वो लोगों के बीच में बहुत अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ऐसा ना हो कि 4 लोग तो बहुत गरीब हैं और एक आदमी मुकेश अंबानी है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट में मैं पर कैपिटा इनकम के बारे में एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि एज़ पर 2012 डेटा पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग हमने जो है कुछ कंट्रीज़ को कुछ लेवल्स पे डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम $12,276 पर एनम से ज़्यादा है तो वो कंट्री हाई इनकम कंट्री में काउंट की जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर किसी कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम है वो $1,005 पर एनम से भी कम है तो वो कंट्री लो इनकम कंट्री के रूप में जानी जाएगी। अगेन मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगा, जो डेटा है हमने डॉलर पे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारे कंट्रीज़ को कंपेयर कर रहे हैं ना, और डॉलर जो है एक इंटरनेशनल करेंसी होती है। और अगर इस डॉलर को आप रुपीस में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको 70 या 75 जो भी प्रेजेंट रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये $1005 को आप कन्वर्ट करेंगे तो विच विल कम अराउंड 70 to 75,000 रुपीज़ इन इंडियन रुपीज़, है ना। और अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का 2012 के रिपोर्ट के हिसाब से जो पर कैपिटा इनकम था वो है $1,340 पर एनम। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है और बहुत 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 स्कोप है इंडिया में कि वो अपना पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सके, क्योंकि हमारे पास में सभी चीज़ें हैं। कमी है प्रॉपर प्रोग्राम पॉलिसी और उसका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन का। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि सिर्फ इनकम ही जो है वो सब चीज़ नहीं होता किसी भी दो कंट्री को कंपेयर करने के लिए या फिर ये डिसाइड करने के लिए कि इनमें से कौन सा बेहतर डेवलप्ड है ना। तो पैसे के अलावा, इनकम के अलावा भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं जो कि कंसिडर की जाती हैं। हालांकि वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम को ही काउंट करता है, लेकिन दूसरी एजेंसीज़ हैं, जैसे कि बाद में हम लोग जब ये थर्ड कैटेगरी देखेंगे यूनाइटेड नेशंस का, तो बहुत सारी दूसरी क्राइटेरिया को भी कंपेयर करते हैं, कंसिडर करते हैं, तब जाके वो फाइनल अपना जो है रैंकिंग देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं HDI, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो उसके ऊपर हम लोग आएंगे बहुत ही जल्द, कुछ ही मिनटों में। लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं ये अदर क्राइटेरियाज क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो भाई ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? तो इन्फेंट मतलब होता है बेबी, है ना। इस पर्टिकुलर चैप्टर के केस में हमने लिया है बिलो 1 ईयर, मतलब उनका जो 1 साल से कम एज वाले सभी जो बेबीज़ हैं उनको हमने लिया है। मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है? डेथ, है ना। तो इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 साल के अंदर में किसी एक पर्टिकुलर रीजन या फिर कंट्री के अंदर में
है ना, 1000 अगर बच्चों की बर्थ होती है ना, जन्म लेते हैं, तो उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे 1 साल से पहले ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब समझिए कि अगर किसी कंट्री में, जैसे मान लीजिए इंडिया में, 1 साल के अंदर में अगर मान लीजिए 1000 बच्चों के ऊपर 40 बच्चों की डेथ 1 साल से पहले हो जाती है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया का कितना हुआ? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया का कितना हुआ? 40, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को काउंट करते हैं। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट क्या है? समझिए कि आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 7 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब 7 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा, और आप जो है किसी एक लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से पढ़ना लिखना और समझना जानते हो, तो आप क्या कहलाओगे? लिटरेट पर्सन कहलाओगे। तो इसमें 2 क्राइटेरिया होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज़ यू शुड बी 7 और अबव इन एज, एंड द सेकेंड वन इज़ यू शुड बी एबल टू रीड राइट एंड अंडरस्टैंड इन एनी वन लैंग्वेज, है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे लिटरेसी रेट, है ना। इसको अपन देखेंगे आगे और अच्छे से समझेंगे। तीसरा जो है उसको बोलते हैं अपन नेट अटेंडेंस रेशियो। तो नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब, नेट मतलब कि टोटल हो गया, है ना। अटेंडेंस मतलब कि भाई आप स्कूल अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। रेशियो मतलब कि जो अनुपात होता है वो, है ना। तो इसमें जो है एज आपको याद रखना है 6 to 10 ईयर्स। तो 6 से 10 साल के कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल अटेंड करते हैं, और उसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? टोटल उस एज ग्रुप में कितने बच्चे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट अटेंडेंस रेशियो मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में 6 से 10 साल के बीच में 100 बच्चे हैं, और उन 100 बच्चों में से 80 बच्चे जो हैं वो स्कूल अटेंड करते हैं, जाते हैं, तो हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सो आई होप आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और जो लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम तो आप पहले से ही बहुत अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है एनसीईआरटी की बुक में, और जिसमें 3 स्टेट्स को कंपेयर किया गया है, जिसमें से एक है हमारा महाराष्ट्र, दूसरा है केरला और तीसरा है बिहार। तो इसको थोड़े से अच्छे से समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। तो चलिए देखते हैं ये एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र, केरला और बिहार है, तो इन तीनों स्टेट्स को अगर कंपेयर करेंगे तो इनकम के लेवल पे जो महाराष्ट्र है ना वो बेस्ट है, इनका जो इनकम है वो सबसे अच्छा है ना। उसके बाद में जो केरला का इनकम है, और सबसे ख़राब इनकम जो है वो बिहार का है ना। तो इनकम के लेवल पे कौन सा बेस्ट हुआ? महाराष्ट्र। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ इनकम ही सब चीज़ नहीं होता है, पैसा ही सब चीज़ नहीं होता है, बाकी फैक्टर्स को भी हम लोग बहुत अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो जो दूसरा हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे ना वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अगर आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखेंगे तो केरला का जो है वो सबसे बेस्ट है ना। इन तीनों स्टेट्स में अगर कंपेयर करें तो केरला का जो है वो सबसे बेस्ट है। तो चूंकि केरला का सबसे बेस्ट है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि केरला में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो बहुत ही अच्छा है एज़ कम्पेयर टू बिहार एंड महाराष्ट्र। और दूसरा जो पैरामीटर मैंने बताया था आपको, लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट पे भी अगर आप जज करेंगे तो जो केरला का लिटरेसी रेट है वो बाकी 2 स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। जो सबसे बेहतरीन लिटरेसी रेट है वो है केरला का, जो कि 94% है। उसके बाद महाराष्ट्र का है, दैट इज़ 82%, और उसके बाद में सबसे ख़राब बिहार का है, दैट इज़ 62%। अब इसी प्रकार से आप अगर नेट अटेंडेंस रेशियो को भी देखेंगे तो अगेन यहाँ पर केरला का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेस्ट है। तो ये चारों जो फैक्टर्स हैं अगर आप उसको कंपेयर करें तो हालांकि इनकम के लेवल पे तो महाराष्ट्र बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है, बट अगर आप बाकी क्राइटेरिया को भी कंपेयर करें, बाकी फैक्टर्स को भी देखें, तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों में जो केरला है वो सबसे बेस्ट स्टेट है। इसके साथ में एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा जिसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़, है ना। तो पब्लिक फैसिलिटी भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, है ना। अगर मान लीजिए मुंबई में, है ना, एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई, तो जो पुअर लोग हैं उनको भी वही एयर क्वालिटी मिलेगी जो कि मुकेश अंबानी अपने गाड़ी से जब बाहर निकलेंगे तो वो भारत के सबसे धनी व्यक्ति होने के बावजूद भी उनको भी वही पुअर एयर क्वालिटी लेनी पड़ेगी जो कि बाकी लोगों के लिए है।
तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पैसा ही सब चीज़ नहीं होता, बाकी चीज़ों पे भी हमको ध्यान देने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो इसी के अंडर में हम लोग देखते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेती है तो इसके अंडर में क्या क्या आ सकता है? इसके अंडर में आ सकता है कि आपका रोड, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन मीन्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस, उसके साथ में आप ले सकते हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, है ना, और नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट, और इसके साथ में आप इलेक्ट्रिफिकेशन और बाकी बहुत सारी चीज़ों को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पब्लिक फैसिलिटी होता है वो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को सिंबलाइज करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और इसके साथ में एक चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है आज की डेट में, जिसको बोलते हैं अपन PDS, दैट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो भारत में कुछ स्टेट्स हैं जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि तमिलनाडु हो गया और हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, वो गरीबी को हटाने के लिए, पॉवर्टी को हटाने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम करता है। तो इसके बारे में और बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग आगे की चैप्टर्स में, और आप लोगों को ऑलरेडी कुछ आइडिया होगा क्योंकि क्लास 9th में भी PDS के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा था। So I think this public facility topic is also very much clear to all of you. अब उसके बाद में जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं आपको बताना चाहूँगा, है ना, जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना, HDI क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। तो ये मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। सो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस, आप सभी को पता ही होगा। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस एक प्रोग्राम रन करती है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इस पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर में बहुत सी क्राइटेरियाज को लिया जाता है। सिर्फ इनकम को नहीं लिया जाता है, इनकम को तो लिया ही जाता है ना, जो पर कैपिटा इनकम है उसको लिया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी अदर फैक्टर्स को भी लिया जाता है, जैसे कि आपका एजुकेशन, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, है ना, और जो लिटरेसी रेट है उसको भी। और ये सभी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद में फिर हम लोग रैंकिंग निकालते हैं जिसको बोलते हैं HDI रैंकिंग, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग। तो दो चीज़ें मैं और आपको समझाता हूँ। पर कैपिटा इनकम तो आपने ऑलरेडी समझ लिया है, थोड़ा लाइफ एक्सपेक्टेंसी को समझिए। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि अगर मान लीजिए किसी कंट्री पे आप बर्थ लेते हैं, है ना, तो उस समय पे आपका एक्सपेक्टेड जीने का समय कितना होगा, एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी होगी। सो दैट इज़ कॉल्ड एज एवरेज लाइफ। तो उसको बोलते हैं हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे भारत में मान लीजिए कि अभी आप जन्म लेते हैं तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी वो अराउंड 65 ईयर्स के आसपास होगी। अब कुछ लोग हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी जिएँ, कुछ लोग हो सकता है कि उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, तो वो है 65 ईयर्स भारत के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, जैसे जापान, है ना। तो ये क्या सिम्बलाइज़ करता है कि जापान में जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं, इन्वायरमेंट है बहुत क्लीन, नीट, है ना। तो इसलिए वहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वहाँ के जो लोगों की वर्किंग हैबिट्स है, वो बहुत ही अच्छे होने के कारण वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन भारत में, है ना, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उतना अच्छा नहीं है, हॉस्पिटल्स की कमी है, ठीक है, एनवायरनमेंट का भी जो प्रॉब्लम आती है, इस वजह से यहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ी सी कम है ना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा देश ज़्यादा बेहतर है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के मामले में। तो इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद में जो रैंकिंग निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं HDI, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जो अभी रिसेंटली सर्वे हुआ था तो उसमें लगभग 177 कंट्रीज़ में ये सर्वे हुआ था। तो इस सर्वे के बाद में जो रैंकिंग बनी, तो उस रैंकिंग में जो भारत का पोजीशन है वो बहुत ही ख़राब है, दैट इज़ 135, है ना। तो 177 देशों में अगर भारत की रैंकिंग 135 आ रही है
तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत ही छोटे छोटे कंट्रीज़ जैसे कि श्रीलंका है, तो इनकी HDI रैंकिंग हमसे बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी है। श्रीलंका की HDI रैंकिंग अराउंड 95 है, जो कि भारत के 135 से तो काफ़ी अच्छी है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान, तो उनसे हमारा जो रैंकिंग है थोड़ा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो 145 है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भारत का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही पैथेटिक है, और भारत को बहुत ज़्यादा काम करना है अपने एजुकेशन सेक्टर पे, अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे, जो एनवायरमेंटल की जो इशू आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ताकि हमारी HDI इम्प्रूव हो सके। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग BMI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो वेट होता है ना बॉडी का, उसको हम लोग kg में लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं अपने हाइट से, जिसको हम लोग मीटर में लेते हैं, मीटर स्क्वायर में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BMI इज इक्वल टू वेट इन kg डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो ये जो कैलकुलेशन करने के बाद में जो नंबर आता है, अगर मान लीजिए वो नंबर 18.5 से कम आता है, मतलब आप जो है वो अंडर नरिश्ड हैं, आपको जो है अच्छे से खाने पीने की आवश्यकता है। और अगर आपका जो नंबर है वो 18.5 से 25 के बीच में आता है तो आप बहुत ही अच्छे हैं, नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं। लेकिन अगर आपका जो नंबर है वो 25 से ज़्यादा हो जाता है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। अभी अगर मैं अपना कैलकुलेशन करूं तो वो 25 से थोड़ा ऊपर आता है, मतलब अभी मुझे बहुत एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, डाइट पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि मैं वो 18.5 से 25 के ब्रैकेट में आ सकूं। तो आप लोग भी कैलकुलेट करिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। So this is very interesting, and take this as a homework and do it for your family members also. It is very interesting. सो फाइनली इतनी सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद में हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सिर्फ इनकम ही सभी चीज़ें नहीं होती हैं, उसके साथ में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो क्लीन एनवायरनमेंट है, जो हेल्थ है, जो एजुकेशन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आई होप अवर गवर्नमेंट विल पे प्रॉपर अटेंशन इन दिस मैटर ऑल्सो। जैसे कि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसमें जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बंद हैं, है ना। तो अभी हमें क्या ज़रूरत है? अभी हमें हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो हॉस्पिटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉस्पिटल में काम करने के लिए डॉक्टर्स चाहिए। तो डॉक्टर्स कैसे आएंगे? कॉलेजेस से आएंगे, मेडिकल कॉलेजेस से आएंगे। सो कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल्स, दीज आर दी मॉडर्न टेम्पल्स, है ना। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। आई होप you understood everything very nicely, and you all are the future of India, so you need to understand this important things. तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पर मैं आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर करूँगा, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की भी हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू।